सुबह धारा की आंखें बहुत धीमे धीमे खुलती हैं। रात के आखिरी पहर तक ध्रुवंश ने उसे छोड़ा था, जिसकी थकावट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। धारा खुद को देखती है, उसने अब तक कुछ नहीं पहना था। फिर वह सिर घुमाए बगल में देखती है। बगल में ध्रुवंश सो रहा था। वह सोते हुए बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। ध्रुवंश के क्यूट चेहरे को देखकर धारा के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह आगे बढ़कर ध्रुवंश के गाल को धीरे से चूम लेती है। इतना करते ही वह पीछे हटने वाली होती है कि ध्रुवंश तुरंत उसके कमरे को पकड़कर करीब खींच लेता है, जिससे दोनों के शरीर एकदम सज जाते हैं। धारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह हैरानी से ध्रुवंश को देखती है, जिसकी आंखें इस वक्त बंद थीं। ध्रुवंश आंखें बंद किए हुए ही कहता है, "यू आर सो स्वीट स्वीट हार्ट।" बोलते ही वह आंखें खोलकर धारा को देखता है। ध्रुवंश धारा के कमर को सहलाने लगता है। धारा आंखें बड़ी करके ध्रुवंश के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, "व्हाट आर यू डूइंग?" ध्रुवंश धारा के चेहरे के करीब जाकर कहता है, "तुम्हें पता है स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हारा ऐसा हाल किया है कि थोड़ा सा हिलोगी तो पूरा शरीर दर्द होने लगेगा।" धारा ध्रुवंश की बात सुनकर उसे देखने लगती है। फिर ध्रुवंश से दूर होकर उठने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से जोर से आह निकल जाती है। ध्रुवंश तिरछा मुस्कुराते हुए उठकर बैठते हुए कहता है, "मैंने कहा था न स्वीट हार्ट।" धारा का दर्द से आंखें नम हो जाती हैं। वह आंखों में नमी लिए कहती है, "तुम कितने वाइल्ड हो ध्रुवंश, कम से कम ये तो ख्याल करना चाहिए था कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा है कि मैं जा रही हूँ, वरना पूरी जिंदगी मुझे तुम्हें झेलना पड़ता।" बोलते ही धारा एकदम से चुप हो जाती है और ध्रुवंश को देखने लगती है, जिसका चेहरा सर्द हो चुका था। ध्रुवंश जोर से नाइट लैप को मारता है, जिससे वह नीचे गिरकर टूट जाता है। धारा उसे देखने लगती है। काफी देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। कुछ घंटे बीत जाने के बाद ध्रुवंश अपना पैंट पहनकर बेड से उठता है और धारा को चादर से लपेटकर वॉशरूम ले जाता है। अब दोनों वॉशरूम में शोवा के नीचे खड़े थे। ध्रुवंश ने अपने कमर पर टॉवल लपेट रखा था और धारा ने भी टॉवल लपेटा हुआ था। धारा ध्रुवंश के सीने से लगी हुई थी। दोनों के ऊपर शोवा का पानी गिर रहा था। धारा आंखें बंद किए ध्रुवंश के दिल पर हाथ रखे कहती है, "मेरी अगर भगवान से मुलाकात होगी न, तो मैं बस उससे यही विश मांगूंगी कि तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी लड़की भेजे जो बहुत स्ट्रोंग हो, अपने से पहले तुम्हारे बारे में सोचे, मेरी तरह तुम्हें धोखा न दे, तुम्हारे हर दुखों को तुमसे दूर कर दे, तुम्हारे लिए हर हद पार कर जाए और मुझसे भी ज्यादा तुमसे प्यार करें।" बोलते ही धारा सिर उठाकर ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश का दिल डर से बहुत तेजी से धड़क रहा था, जिसे धारा महसूस कर पा रही थी। ध्रुवंश की आंखें अब भी बंद थीं। धारा ध्रुवंश को चुप देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, "लेकिन मैंने तो तुम्हारी वर्जिनिटी छीन ली, इसके वजह से तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो।" बोलते हुए धारा बहुत मासूम लग रही थी। ध्रुवंश आंखें खोलकर धारा के मासूम चेहरे को देखता है। कुछ पल ध्रुवंश धारा के मासूम चेहरे को देखता है, फिर शोवर ऑफ करके वॉशरूम से बाहर जाकर अपना एक शर्ट लाता है और धारा के टॉवल को खोलकर नीचे गिरा देता है। धारा ध्रुवंश को देखने लगती है। ध्रुवंश धारा को शर्ट पहनाता और खुद भी अपना टॉवल चेंज करके गोद में उठाकर धारा को बेडरूम में लेकर जाता है। हॉस्पिटल। इधर आव्या केबिन में बैठी हुई थी, पर उसका आज जरा भी मन केबिन पर नहीं लग रहा था। वह अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करके हॉस्पिटल से निकलती है और सामने वाले पार्क में जाकर बेंच में बैठ जाती है। वह अपने फोन को देखती है और अव्यान का नंबर डायल करती है। कुछ देर तक रिंग जाने के बाद कॉल रिसीव होता है। आव्या ये देख खुश हो जाती है और एकदम से कहती है, "हेलो भाई।" वह इससे ज्यादा कुछ बोलती कि उधर से रोनी की आवाज आती है, "अपना अच्छे से ध्यान रखना, टाइम पर खाना खाना।" अव्यान ने बोलने के लिए कहा है। आव्या एकदम से चिढ़ते हुए कहती है, "इतनी ही फिक्र है तो खुद बात क्यों नहीं करते, और वैसे भी इसमें मेरी क्या गलती है जो बिना मतलब के नाराज हुए बैठे हैं?" उसके ये बोलने पर रोनी कोई जवाब नहीं देता। आव्या थोड़ा गुस्से से कहती है, "नाराज रहना है ना रहे दोनों, अब मैं भी किसी से बात नहीं करूंगी।" बोलते ही आव्या तुरंत कॉल कट करती है। बेंच पर फोन रखकर वह अपने चेहरे को दोनों हाथों से छिपा लेती है। वहीं हरदम आव्या को पीछा करता हुआ रूथ कार में बैठकर आव्या को देख रहा था। वह देख ही रहा था, तभी अचानक उसकी नजर साइड पर पड़ती है तो एकदम से उसका चेहरा सर्द हो जाता है। वह तुरंत कार से बाहर निकलकर आव्या की ओर बढ़ने लगता है। वहीं धीर रूथ को देखकर अपने में ही कहता है, "पक्का सन की आशिक बन गई बॉस।" इतना बोलकर वह भी कार से निकलता है। पार्क में कुछ बच्चे आव्या की ओर फुटबॉल को लात मारने के लिए तैयार थे। उनके एक्शन से साफ पता चल रहा था कि सारे बच्चे ने ये बेट लगाई थी कि जो फुटबॉल को किक करके आव्या को लगाएगा वही जीतेगा। उनकी हरकत से साफ पता चल रहा था कि वह सब कितने बदमाश बच्चे हैं। एक दो बच्चे ने फुटबॉल किक किया पर आव्या तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे ही सभी एक एक करके ट्राई कर रहे थे। तभी एक बच्चा बहुत जोर से फुटबॉल किक करता है।
बहुत तेज रफ्तार में फुटबॉल सीधे आव्या की ओर ही जा रही थी। फुटबॉल आव्या के कुछ इंच की दूरी में ही थी कि तभी रुद्र अपना हाथ अड़ा देता है। रुद्र के हाथ से लगकर फोटो नीचे गिर जाती है। रुद्र एकदम सर्द नजरों से उन सभी बच्चों को देखता है, फिर अचानक उस फुटबॉल को खुद किक करता है। फुटबॉल उसी बच्चे के चेहरे पर जाकर लगता है जिसने अभी फुटबॉल किक किया था। चेहरे पर लगते ही वह जोर की चीख के साथ नीचे गिर जाता है। चीख सुन आव्या अपने चेहरे से हाथ हटाए सामने देखती है। उस बच्चे के नाक से इस वक्त खून बह रहा था, जिसे आव्या नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसके सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र धीर की ओर देखकर कुछ इशारा करता है। धीर जल्दी से उस बच्चे को लेकर छुपा देता है। सारे बच्चे तो पहले ही भाग चुके थे, सभी की उम्र करीब 10-11 की थी। आव्या उठकर सामने जाती है तो पूरा पार्क खाली था। वह रुद्र को पीछे से पहचान नहीं पाई थी, इसलिए थोड़ा झांक कर देखने लगती है। रुद्र को देखते ही आव्या झल्लाते हुए कहती है, जब भी कहीं जाती हूँ तुम हमेशा मेरे पास क्यों आ जाते हो? कहीं तुम मेरा पीछा वीछा तो नहीं कर रहे हो? रुद्र आव्या की तरफ चेहरा करके खड़ा होता है और बहुत ही गौर से उसे देखकर कहता है, आर यू फाइन? आव्या कंफ्यूज्ड होकर रुद्र को देखती है। आव्या के सवालों का ये जवाब नहीं था, इसलिए वह रुद्र के इस सवाल को समझ नहीं पाई। आव्या एकदम कहती है, हम, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे सवालों के जवाब देने के बजाय मुझसे सवाल कर रहे हो? रुद्र कुछ पल आव्या के कंफ्यूज चेहरे को देखता है, फिर अपने कदम पीछे करते हुए मुड़कर जाने लगता है। आव्या उसे बुलाने लगती है, ओए हेलो मिस्टर खड़ूस। जब रुद्र नहीं रुकता तो आव्या उसके पीछे जाने लगती है। तभी अचानक उसके पैर में कुछ लगता है, उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। आव्या वहीं बैठ जाती है। रुद्र आव्या की दर्द भरी आवाज सुनकर रुक जाता है। आव्या अपने पैर को देखती है जिसमें सैंडल में कांटा फंसा हुआ था, जिससे आव्या के पैर पर चुभ गया था। रुद्र पीछे पलटकर आव्या को देखता है। आव्या को जमीन पर बैठा देख वह आगे बढ़कर एक घुटने के बल बैठ जाता है। आव्या सिर उठाकर रुद्र को देखती है। रुद्र की नजरें बस आव्या के पैर पर थी। वह हाथ बढ़ाकर छूने वाला होता है कि एकदम से उसे क्या होता है। वह अपने हाथ पीछे करके आव्या को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें छू सकता हूँ? आव्या अजीब नजरों से उसे देखने लगती है। रुद्र का करैक्टर उसे अब तक समझ नहीं आया था। वह एकदम से कहती है, हर वक्त पूछना जरूरी है क्या? इतने शरीफ तो तुम मुझे नहीं लगते। रुद्र आव्या के पैर पर निकलते खून को एकटक देखते हुए कहता है, यू आर नॉट माई वाइफ। अगर बनी तो मैं कभी भी कहीं भी तुम्हें टच करूंगा। आव्या मुंह खोले उसे देखती है। वह हैरानी भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहती है, कहीं भी टच करोगे मतलब क्या है तुम्हारा? आव्या के इस सवाल से रुद्र पहले आव्या के चेहरे को देखता है, फिर दूसरी ओर देखने लगता है। रुद्र के इस एक्शन से आव्या चिढ़ जाती है। आव्या अपने सैंडल को निकालते हुए कहती है, जो भी तुम्हारी वाइफ बनेगी उसके लिए तो मुझे अभी से पछतावा हो रहा है। रुद्र एकदम से आव्या के पैर को पकड़ लेता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है। रुद्र बहुत ध्यान से आव्या के पैर का कांटा निकालता है। आव्या के मुंह से सिसकी सी निकल जाती है। रुद्र यह सुनकर आव्या को देखता है। एकदम से दोनों की नजरें मिल जाती हैं। रुद्र और आव्या एकटक एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। कुछ देर बाद रुद्र अपनी नजरें आव्या से हटाकर अपनी जेब से रुमाल निकालता है और आव्या के पैर पर बांध देता है। इतना करते ही वह आव्या के पैर सैंडल पहनाता है। वहीं आव्या एकदम से हाथ बढ़ाकर कहती है, फ्रेंड्स। रुद्र आव्या के हाथ को देखता है, फिर दूसरी तरफ देखने लगता है। आव्या रुद्र को ऐसे देखकर कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी मुलाकात 10 से ज्यादा बार हो चुकी है, लेकिन मुझे अब तक तुम्हारा नाम नहीं पता। बता दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा? बोलते ही आव्या अपना हाथ पीछे करके उठने लगती है। वह उठकर खड़ी होती है और थोड़ा लगड़ाते हुए जाने लगती है। कुछ पल तक वह चलती है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, रुद्र। ये सुनकर आव्या पीछे मुड़कर देखती है तो रुद्र खड़ा हुआ था, पर उसने अब पीठ की हुई थी। रुद्र आव्या की ओर मुड़कर फिर से कहता है, आई एम रुद्र। आव्या हल्का सिर हिलाकर कहती है, इसलिए इतने रूड हो? बोलकर आव्या मुड़कर चली जाती है। आव्या कुछ पल में ही वहां से ओझल हो जाती है। उसके जाते ही रुद्र अपने सिर पर उंगली दबाते हुए एक ओर जाने लगता है। वह चलते हुए एक जगह पहुंच जाता है जहां बच्चों को एक झुंड बनाकर इकट्ठा किया गया था। उसमें वो सारे बच्चे मौजूद थे जो आव्या को चोट पहुंचाना चाहते थे। रुद्र ने जिसके ऊपर फुटबॉल किक किया था, वह तो बेहोश पड़ा हुआ है। रुद्र अपनी गन निकालकर उन सब की ओर पॉइंट करता है। उसके ऐसा करने से सब डर से चिल्लाने लगते हैं। रुद्र ट्रिगर दबाने ही वाला था, तभी पीछे से आवाज आती है, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? आवाज को पहचानते ही रुद्र आंखें बंद करके अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह आवाज की मुड़कर उसे गन न दिखाए अपने बैक पर छिपा देता है। सामने आव्या क्यूरस होकर खड़ी थी। वह आगे बढ़ते हुए उन सभी बच्चों को देखती है, फिर रुद्र को देखते हुए कहती है, क्या तुम बच्चों के साथ खेल रहे हो? सारे बच्चे रोते हुए कहते हैं, दीदी प्लीज हमें बचा लीजिए, ये अंकल हमें पनिश कर रहे हैं।
आव्या सारे बच्चों को देखती है जिनके चेहरे पर डर था। वह बच्चों के ऐसा कहते ही रुद्र मुड़कर उन्हें सर्द नजरों से देखने लगता है। सारे बच्चे एकदम से चुप हो जाते हैं। आव्या सोचते हुए कहती है, पनिश, लेकिन क्यों? बोलते ही वह रुद्र को देखती है जो अब नॉर्मल था। रुद्र चुप था और आव्या को अच्छी तरह से पता था वह उसे नहीं बताने वाला। आव्या रुद्र के चेहरे को देखते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, कुछ भी किया हो, पर देखो वो बच्चे कितने मासूम हैं, छोड़ दो उन्हें, माफ कर दो। पहली गलती तो हर किसी की माफ की जा सकती है। आव्या के बोलते ही रुद्र एकदम से कहता है, माफी देना मेरी फितरत नहीं है, पहली गलती ही आखिरी गलती बन जाती है। आव्या कुछ पल रुद्र को देखती है, फिर बच्चों को देखते हुए कहती है, अब से ये ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, है ना बच्चा? बोलो कि अब से तुम लोग ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। सारे बच्चे कान पकड़कर कहते हैं, सॉरी अंकल, हम अब से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। सब कोई जैसे ही ये बोलते हैं आव्या जल्दी से कहती है, ठीक है जाओ तुम लोग। सभी बच्चे दौड़कर जाने लगते हैं। जो बेहोश पड़ा था उसे भी सब कोई छुपाकर ले जाते हैं क्योंकि धीर ने उन्हें इशारे में वार्निंग दी थी। सबके जाते ही रुद्र अपनी मुट्ठी कस लेता है। आव्या उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरे जाने के बाद फिर से उनके पीछे मत पड़ जाना, बच्चे हैं, गलती तो करेंगे, इस बार मेरे लिए माफ कर दो। आव्या इतना बोलकर बेंच की तरफ जाती है और अपना फोन उठा लेती है। आव्या अपना फोन भूल गई थी, इस वजह से वापस आई थी, लेकिन जब उसने बच्चों की शोर सुनी तो इस ओर आ गई। धीर रुद्र के पास जाकर कहता है, बॉस क्या फिर से उन्हें पकड़ ले? रुद्र जाती हुई आव्या को देखकर कहता है, नो, आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। तमिलनाडु। शाम हो चुकी थी। अव्यान अपने फोन पर कुछ कर रहा था, तभी पैरों के पायल की आवाज से उसका ध्यान फोन से हटकर सामने की ओर जाता है। अव्यान सामने जैसे ही देखता है तो मानो उसका धड़कन एक पल के लिए रुक ही जाता है। सहस्त्रा इस वक्त भरतनाट्यम गेटअप में रेडी थी। रेड और येलो कलर की मिस्ट साड़ी, बालों का बन बना हुआ बन में लगे सफेद फूल, कानों में न ज्यादा छोटी न ज्यादा बड़ी इयररिंग्स, कमर में कमरबंद जो बेल्ट की तरह लगी थी, माथे पर मांगटिका, नाक में नथनी, पैरों पर पायल, गले में हार, थोड़ा मेकअप और होठों पर हल्की गुलाबी कलर की लिपस्टिक। उसका पूरे शरीर सोना जैसा चमक रहा था। अव्यान सहस्त्रा को आते हुए देख ही रहा था जब सहस्त्रा का ध्यान कहीं और था, लेकिन जैसे ही सहस्त्रा अव्यान को देखती है अव्यान नजरें हटाकर फिर एक बार फोन में देखने लगता है। इस वक्त वो लोग डांस परफॉर्म वाली जगह पर ही मौजूद थे। सहस्त्रा अपने आप को ऊपर से नीचे देखती है, फिर अव्यान को। उसे अव्यान से पूछने की चाह थी कि वह कैसी लग रही है, लेकिन उसे पता था उसका पति उसे कोई जवाब नहीं देने वाला और न ही कोई कम्प्लीमेंट देगा, इसलिए वह न पूछना ही बेहतर समझती है। पर इस फैसले पर उसे थोड़ी मायूसी होती है। स्टेज पर नाम बुलाया जा रहा था, जिसे सुन सहस्त्रा एकदम से झुककर अव्यान के पैर छू लेती है। उसे आज बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी क्योंकि आज अव्यान भी उसका शो देखने वाला था। जब पहले वह स्टेज पर परफॉर्म करती थी तो हिमांशु और दिया का पैर छुआ करती थी, लेकिन किसी कारणवश दोनों इस बार नहीं आ पाए। सहस्त्रा के ऐसे झुककर पैर छूने से अव्यान कोई रिएक्ट नहीं करता, वह उसे देखता तक नहीं। फिर सहस्त्रा भी उठती और वहां से जाने लगती। सहस्त्रा कुछ दूरी चलने के बाद मुड़कर फिर से अव्यान को देखती, जो वैसा का वैसा ही खड़ा था। ये देख सहस्त्रा उदासी से पलटकर जाने लगती है। जैसे ही वह पलटती अव्यान अब सहस्त्रा को देखने लगता है। कुछ दूरी चलते ही वह रोनी से आमने सामने आ जाती है। रोनी सहस्त्रा को देखते ही मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी आप तो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इस पर सहस्त्रा हल्का मुस्कुरा देती है क्योंकि उसकी खुशी तो अपने पति के मुंह से ये सुनना था। रोनी सहस्त्रा का एक फोटो भी क्लिक कर लेता है। सहस्त्रा रोनी से मिलकर अब स्टेज की ओर बढ़ जाती है। स्टेज पर पहुंचकर सहस्त्रा कुछ पल चारों ओर देखती है। चारों ओर की लोगों की भीड़ इस कदर थी जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर मधुमक्खी होती है, मतलब लोगों के अलावा चारों ओर कुछ भी नहीं दिख रही थी। सहस्त्रा सभी को देखकर प्रणाम करती है। कुछ पल में ही संगीत को सहारा देते यंत्र को थोड़ी दूर पर बैठे लोग बजाने लगते हैं। सहस्त्रा नृत्य शुरू करती हैं और सभी बड़े चाव से खुद होकर नृत्य का आनंद लेने लगते हैं। सहस्त्रा के इस गेटअप में नहीं सहस्त्रा का मंगलसूत्र दिख रहा था और नहीं मांग में सिंदूर, वह इस वक्त कुंवारी कन्या लग रही थी। उसी भीड़ में शामिल सितारा अपने दोस्त को देखकर बोलती है, यार सच में मुझे न इसका डांस बहुत पसंद है और मेरे माँ पापा को भी बहुत पसंद है, इतना अच्छा नाचती है, मैं तो इससे पर्सनली मिलकर बात करना चाहती हूँ और उसकी खूबसूरती देखी है, ओ गॉड, जिससे भी शादी करेगी उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगी। काश यार मुझे भी ऐसा सुंदर सा चेहरा मिल जाता। बोलते ही वह सहस्त्रा के नृत्य को ही देख रही थी। उसकी दोस्त सहस्त्रा को देखते हुए कहती है, बोल तो तू सही रही है यार, जितना खूबसूरत चेहरा उतनी खूबसूरत उसका नृत्य। सितारा भी सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिलाती है।
अव्यान भी पहली सीट पर बैठा सहस्त्रा का डांस देख रहा था। उसने इस वक्त अपने मुंह पर मास्क लगाया था और आंखों में सनग्लासेस। अव्यान इस वक्त ब्लैक बिजनेस सूट में मौजूद था। उसकी पर्सनैलिटी इस कदर थी, वह भले खुद को ढक चुका था पर लड़कियों की नजरें बस उस पर ही थी। अव्यान जाना माना बिजनेसमैन था जिसे सब जानते तो थे, पर किसी को उसके चेहरे की खबर ना थी। पर फिर भी वह रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसने खुद को ढक रखा था। सहस्त्रा का परफॉर्मेंस 1 घंटे बाद खत्म होता है। परफॉर्म खत्म होते ही सब तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। सहस्त्रा फिर एक बार प्रणाम करती है और स्टेज से नीचे उतर जाती है। कुछ ही देर में स्टेज पर जीतने वाले को बुलाने के लिए एक लड़का माइक लिए खड़ा हो जाता है। वह सबकी ओर देखते हुए कहता है, ये नृत्य सालों से आप सब देखते आ रहे हैं। पहले शुरुआत में एक नृत्यक था जो हमेशा इस प्रतियोगिता का विजेता होता था। आज बहुत दिन बाद वो भी इस सभा में शामिल हुए हैं, जिनका नाम है धनुष नायडू। बोलते ही सब ताली बजाते हैं। एक लड़का जो 23 साल का लग रहा था वह स्टेज पर उसी गेटअप मतलब भरतनाट्यम वाले गेटअप में आता है। माइक लिए खड़ा लड़का कहता है, इसी विजेता के हाथों आज के विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा। आप सभी ने सारे नृत्य को देखा और परखा। सबसे खूबसूरत नृत्य के माध्यम से आज के विजेता है सहस्त्रा। जैसे ही सारे लोग ये नाम सुनते हैं, तालियों की जैसे बारिश होने लगती है। सहस्त्रा फिर एक बार स्टेज पर चढ़ती है। धनुष नायडू मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को ट्रॉफी देते हैं जो सोने का था। सहस्त्रा उससे नमस्कार करती है, पर धनुष नमस्कार के साथ अपना हाथ भी बढ़ा देता है। सहस्त्रा ना चाहते हुए भी हाथ मिला लेती है। जैसे ही अव्यान ये देखता है, उसकी पकड़ सोफे पर कस जाती है। धनुष खुद माइक लेकर सबकी ओर देखते हुए कहता है, जब मैं स्टेज पर परफॉर्म किया करता था उस वक्त मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी, और आज मुझे मिस सहस्त्रा के साथ मिलकर उससे भी ज्यादा खुशी हो रही है। उसके नृत्य को देखकर मैं सच में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। इतना बोलते ही वह सहस्त्रा की ओर मुड़ता है। धनुष सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, मिस सहस्त्रा, मैं चाहता हूँ कि बस एक बार मैं आपके साथ नृत्य करूँ। क्या आप इसके लिए सहमत हैं? ये सुनते ही सहस्त्रा की नज़र सीधे अव्यान पर चली जाती है, जो अब दूसरी ओर देख रहा था। पब्लिक की भी डिमांड यही होती है कि सहस्त्रा धनुष के साथ नृत्य करे। सहस्त्रा मना करना चाहती थी लेकिन वह मना नहीं कर पाती, इसलिए वह धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। उसके फैसले से फिर एक बार ताली बजती है। अब स्टेज पर संगीत शुरू होता है और दोनों ही नृत्य करने लगते हैं। कुछ देर तक तो शांति से नृत्य होती रहती है, पर कुछ स्टेप ऐसे आते हैं जिसमें धनुष सहस्त्रा के कमर को पकड़ लेता है। ये देखकर जैसे अव्यान का गुस्सा फूट सा जाता है। हालांकि वह गुस्सा नहीं दिखाता, पर उसके एक्शन से सब पता चलता है उसकी नसें उभरने लगी थी। कुछ ही पल में धनुष और सहस्त्रा एकदम से सज जाते हैं। वह दोनों जैसे ही सज जाते हैं वैसे ही अव्यान झट से अपने जगह से खड़ा हो जाता है। अव्यान से जैसे अब बर्दाश्त ही न हो रहा हो। रोनी तो अव्यान को देख मुस्कुराने लगता है। अचानक ही अव्यान अपनी जगह से स्टेज की ओर बढ़ता है। अव्यान को अपनी तरफ आते हुए सहस्त्रा भी अचानक देख लेती है, लेकिन वह रुकती नहीं है। अव्यान स्टेज पर चढ़ता है और एकदम से सहस्त्रा के सामने खड़ा हो जाता है। सहस्त्रा भी रुककर अव्यान को देखने लगती है। एक पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा सा छा जाता है। यहाँ तक सभी तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। अव्यान एकदम से सहस्त्रा का हाथ पकड़ता है और स्टेज से तेज कदमों से लेकर जाने लगता है। पूरे पब्लिक में शोर होने लगती है। वही सितारा अव्यान को पहचानने की कोशिश करते हुए बहुत गौर से उसे देख रही थी। रोनी की तो अव्यान की जेलसी देख हंसी छूट जाती है। सहस्त्रा की नजरें चारों ओर देख रही थी। वह अव्यान से बार बार छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहे जा रही थी, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन अव्यान का तो जैसे सुनने का कोई इरादा नहीं था। अव्यान और सहस्त्रा अब खाली सी जगह में पहुंच जाते हैं। सहस्त्रा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। उसकी ये बात सुनते ही अव्यान खड़ा होकर एकदम से सहस्त्रा को अपनी ओर खींच लेता है और उसे कमर से पकड़ लेता है। अव्यान के अचानक ऐसे करने से सहस्त्रा अव्यान से पूरी तरह से सट जाती है और इस कदर सटने से उसके हाथ अव्यान के सीने पर चले जाते हैं। सहस्त्रा का दिल बहुत जोरों से धड़क उठता है। वह असमंजस भरे चेहरे के साथ अव्यान को सिर उठाए देखने लगती है। अव्यान की आंखें अब भी उस ब्लैक कलर के सनग्लासेस में छुपी हुई थी। दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। सहस्त्रा अव्यान की आंखों को देखने की कोशिश कर रही थी और अव्यान सहस्त्रा की आंखों में देख रहा। दोनों के बीच बिल्कुल शांति सी छा जाती है। कुछ पल दोनों अपने में खोए ही रह जाते हैं। तभी कुछ लोगों की आवाज से सहस्त्रा का ध्यान उस ओर चला जाता है। ऐसा करते हुए वह थोड़ा पीछे होती, पर अचानक ही अव्यान सहस्त्रा की कमर को दोनों तरफ से पकड़कर खींच लेता है, जैसे सहस्त्रा उससे कितनी दूर भाग रही हो। वहीं अव्यान के ऐसे खींचते ही अव्यान और सहस्त्रा के बीच में जो थोड़ी हवा जाने की जगह थी वह भी खत्म हो जाती है। अव्यान सहस्त्रा के पैरों को अपने पैरों के बीच फंसा लेता है और उसे इतना करीब कर लेता है कि सहस्त्रा के दिल की धड़कन जो धड़क रही थी वह तक अव्यान को महसूस हो रही थी। अव्यान अपनी करीबी बढ़ाते हुए उन सारे छुवन को अपने दिमाग से हटाना चाहता था जो स्टेज पर उसने देखा था।
वह सहस्त्रा पर धनुष के हर एक छुवन को खुद करीब होकर मिटाना चाहता था, पर उसे न पता उसके ऐसा करने से सहस्त्रा की हालत खराब हो रही थी। उसका तो दिल धड़क धड़क कर बुरा हाल हो चुका था। सहस्त्रा ने अव्यान के इतने करीब होने की कभी उम्मीद नहीं की थी। दोनों इस कदर एक दूसरे से सटे हुए थे जैसे दोनों एक ही शरीर हो। दिलों का धड़कना, नजरों का मिलना ऐसे ही कब तक चलता रहा, इससे दोनों ही बेखबर थे। वहीं रॉनी स्टेज के सारे मामले को निपटाकर बाहर आता है। वह इधर उधर देखते हुए दोनों को खोजने की कोशिश कर रहा था। ढूंढते ढूंढते उसके कदम अव्यान और सहस्त्रा की ओर जाने लगती हैं। कदमों की आहट से सहस्त्रा अव्यान को देखते हुए कहती है, कोई आ रहा था, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। सहस्त्रा के छोड़ने की बात सुनकर अव्यान अपने एक हाथ से सहस्त्रा की कमर को कसकर पकड़ लेता है। सहस्त्रा उसे दूर करने को कह रही थी तो वहीं अव्यान सहस्त्रा को और करीब करता जा रहा था। अव्यान के दिमाग में अब तक स्टेज की घटना चल रही थी जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सहस्त्रा अव्यान के इस हरकत से उसे एकटक देखने लगती हैं और मन ही मन कहती हैं, आखिर इन्हें हुआ क्या है, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, क्या इन्हें मेरे और मिस्टर धनुष के नृत्य से बुरा लगा, लेकिन क्यों। सहस्त्रा अपने ही सवालों से पूरी तरह से घिरे रह जाती हैं। सहस्त्रा को ये सवाल आए भी क्यों नहीं, उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जिससे सहस्त्रा ये समझ सके कि अव्यान को उसका दूसरे के करीब जाना पसंद नहीं है, और न दोनों के बीच कभी बात हुई तो अभी जो हो रहा था वह सहस्त्रा क्या समझे। सहस्त्रा सवालों से घिरी रही, वहीं रॉनी भी उनकी ओर पहुंच गया। रॉनी दोनों को इस तरह देखकर तुरंत पीट करके खड़ा हो जाता है और तेज कदमों से वहां से चला जाता है। बहुत देर ऐसे ही बीत जाते हैं। सहस्त्रा हिम्मत करके धीरे से कहती है, हमें भूख लगी है। ये बोलते ही वह लगातार सनग्लासेस से छुपे अव्यान के आंखों को देखने की कोशिश करने लगती है। अव्यान की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। वह सहस्त्रा के पैरों को अपने पैरों के बीच से अलग करता है, फिर उसे अच्छी तरह से खड़ा करके उसका हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है। सहस्त्रा बस अव्यान के द्वारा पकड़े हुए हाथ को देखे जा रही थी। दूसरी तरफ आव्या स्वर्णा से फोन पर बात करते हुए सक्सेना हाउस पहुंचती है। आव्या फोन पर, तो अब आने का कोई प्लान नहीं है अर्ना। उधर से स्वर्णा कहती है, नहीं दी, मैं सोच रही हूँ मैं बाकी की पढ़ाई भी यही कंप्लीट कर लूँ और कंप्लीट होते ही मैं सबके साथ मिलूंगी। दी वो बोलते ही स्वर्णा थोड़ा हिचकिचाने लगती है। आव्या उसकी हिचकिचाहट सुन एक जगह खड़ी हो जाती है। आव्या स्वर्णा के बातों को जानने की कोशिश करते हुए कहती है, बोलो अर्ना, क्या बात है। स्वर्णा अपने उंगलियों को फंसाते हुए कहती है, क्या मेरे डैडू और मम्मी भी जिंदा हैं, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ दी। ये सुनते ही आव्या के आंखों में दर्द उभरने लगता है। आव्या खुद को संभालते हुए कहती है, अर्ना, अच्छी से पढ़ाई पर ध्यान देना और ज्यादा मस्ती मत करना। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरे पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलते ही आव्या कॉल कट करती है, क्योंकि अगर वह और स्वर्णा से बात करने लगती है तो कुछ ही पल में स्वर्णा के रोने की आवाज आती। स्वर्णा बिल्कुल स्वरा पर गई थी, बिल्कुल बच्ची तुरंत रोने लगती थी। आव्या ने उसे बचपन में किस तरह संभाला था वह वही जानती है। आव्या अपने आंखों में बसी दर्द को छुपाती है और आगे बढ़ने लगती है। कुछ कदम बढ़ते ही आव्या और विक्रम आमने सामने आ जाते हैं। आव्या विक्रम को देखते ही कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने आपको यहाँ से पहले कहीं और देखा है। विक्रम एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, तुमने मुझे एयरपोर्ट में देखा था जब तुम लोग सब यहाँ पटना कदम रखे थे। आव्या सोचती लगती है तो उसे ये याद आता है कि ये वही था जिससे वह एयरपोर्ट में टकराई थी। आव्या ये याद आते ही कहती है, हाँ याद आया, लेकिन उस वक्त आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं। ओह, शायद आप हमें पहचाने नहीं होंगे। विक्रम आव्या को जवाब देते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आदित्य को देखते ही तुम सबको पहचान लिया था। और रही बात, मैंने तुम सभी को यह नहीं बताया कि काव्या और अव्यान यहाँ है, तो मैं कभी नहीं चाहता था कि आदित्य और काव्या मिले। विक्रम की बात सुनते ही आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, लेकिन जब उसे विक्रम की सारे बातों का मतलब समझ आता है तो वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी।